बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MF न्यूज़ और MF न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मेमोना गुल चौधरी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोट ख्वाजा से टीचिंग हॉस्पिटल के बाहर और यहां पे एक नए MS तैनात हुए हैं और हम लोग इनके इंटरव्यू के लिए आए ताकि हम लोग दुनिया को बता सकें, बल्कि इस माशरे को, इस इलाके को बता सकें कि इनके इलाके में क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं इस अस्पताल के अंदर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोट ख्वाजा से टीचिंग हॉस्पिटल MS ऑफिस के बाहर। तो आइए लिए चलते हैं आपको MS साहब के पास, कोट ख्वाजा से टीचिंग अस्पताल के MS साहब के पास, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। और यहाँ पे पहले वो एज HOD जो थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे और बड़े पेशेंट उनके फ़ैन थे और उन फैंस की दुआओं के साथ वो आज MS की सीट पे बैठे हैं, क्योंकि ये मैंने इन्हीं से सुना था कि मेमोना, मैं इस सीट पे लोगों की दुआओं की वजह से आया हूँ और इसीलिए ये लोगों के साथ जो है बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं। और मैंने लोगों के पॉइंट्स, व्यूज़ देखे हैं, जिसके बाद मैंने इनको ज़हमत दी कि ये हमारे चैनल पे अपना इंटरव्यू जो है वो नशर करें, ताकि लोगों को पता चले कि अस्पताल में बहुत सारी चेंजिंग जो है वो आ चुकी है। अगर उनको कोई मसला पेश होता है तो आके डायरेक्ट MS से रब्ता करें, उनका मसले को दूर किया जाए और करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पे पहले HOD कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो आपकी वर्किंग क्या, यानी कि उसमें आपको ज़्यादा यानी कि लोगों की खिदमत करके मज़ा आ रहा था, या फिर ये एडिशनल चार्ज जो आपने संभाला हुआ था? बेसिकली जो भी किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है ना, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो वो किसी डिपार्टमेंट को हेड करता है और गवर्नमेंट उसको मल्टीपल ट्रेनिंग करा के उस लेवल पे लेके आती है। उसके बाद जहाँ तक चल्लक है यहाँ का एडिशनल चार्ज का, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था और यहाँ के मसाइल से मैं वेरी वेल अवेयर था कि मेरे पेशेंट्स के मसाइल क्या है और पेशेंट्स के साथ साथ जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके मसाइल क्या है। तो इस एडिशनल चार्ज को लेके वो तमाम चीज़ें जो एक आम किसी जनरल कैडर का MS एक साल में करता है, उसको हमने 2 महीने में कंप्लीट किया। तो इसकी वजह यही थी कि मैं यहाँ से हर इशू से भी वाकिफ़ था और उसके सलूशन से भी वाकिफ़ था। अच्छा सर, आपको एडिशनल चार्ज किस डेट पे मिला है? मुझे 27 अगस्त को एडिशनल चार्ज दिया गया था और चार्ज लेते ही सबसे पहले मैंने शाम के टाइम पे हॉस्पिटल का राउंड किया और जिसके अंदर सफाई के जो स्टैंडर्ड्स थे वो इंतहाई बुरे थे और उसके ऊपर फौरी मेजर्स लिए गए। और ये हफ्ते का दिन था और इतवार वाले दिन सेक्रेटरी साहब को, जिन्होंने ट्रस्ट करते हुए जो एडिशनल चार्ज दिया था, उनको रिपोर्ट किया। तो उसके ऊपर हम लग गए कि हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो क्लीनलीनेस थी, कि हॉस्पिटल के अंदर सफाई का मेयार इतना बेहतर होना चाहिए कि जिससे बीमारियां कम से कम फैलें और मरीज़ों को, जो कहते हैं ना सफाई निसफ़ ईमान है, तो वो एक जो सीइंग है उसके पीछे यही है कि वहाँ से बीमारी स्प्रेड होती है। तो अगर अस्पताल में सफाई नहीं होगी तो अस्पताल जो है वो मरीज़ों के इलाज मुआवजे की बजाय बीमारियाँ पैदा करने की माजगा बन जाएंगे। सर ये पूछना चाहूँगी, आपको परमानेंट ऑर्डर कब मिले हैं? ये परमानेंट ऑर्डर्स 20 अक्टूबर को मिले और ये रेगुलर जो ऑर्डर्स थे ये 20 हॉस्पिटलों के ऑर्डर्स हुए हैं। मिनिस्टर हेल्थ ने पर्सनल इंटरव्यूज़ किए थे लोगों के। उसके बाद गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये ऑर्डर्स किए और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि CM पंजाब, मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ ने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस इलाके के मरीज़ों की खिदमत करके अपने आप को साबित करूं कि मैं वाकई इस सीट का अहल था। अच्छा सर, एडिशनल चार्ज के दौरान आपने नर्सिस के लिए एक मीटिंग का इनकाद किया। उस मीटिंग में मैंने नर्सिस के व्यूज़ जाने आपके बारे में, जो कि बहुत अच्छे व्यूज़ थे। और उसके बाद मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी तो उसमें आपने 30 डेज़ में 30 जो चेंजिंग नहीं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हर इंसान के अंदर एक सलाहियत होती है और जब उसे कोई टास्क मिलता है तो वो टास्क को अपने प्लान के तहत लेके चलता है। और मेरा प्लान ये था कि जब तक आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, आपके पास उसका टारगेट नहीं है तो आप चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो टारगेट में 2 चीज़ें होती हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ कौन सी हैं और आपकी टाइमलाइन क्या है। यहाँ की टीम जितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम से लेके जूनियर तरीन सफाई वाले तक, हर बंदा बड़ा डेडिकेटेड है। सिर्फ फुकदान था एक अच्छे मैनेजर का। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट अगर अच्छा मैनेजर साबित हो जाए तो वो सबके लिए एक आसानी का बायस भी बनता है और सबके को एक अच्छी डायरेक्शन देता है। तो हमने 30 डेज़ के अंदर 30 चैलेंजेस बनाए थे और उन चैलेंजेस में जो सारे चैलेंजेस थे वो अल्टीमेटली मरीज़ के लिए आसानियाँ पैदा करने से मुंसलिक थे। तो उन 30 चैलेंजेस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया।
जिसके अंदर जो सबसे पहला चैलेंज था वो था मरीज़ों की जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी और उनको पर्ची काउंटर्स के ऊपर लंबा वेट करना पड़ता था, उसको हमने रिड्यूस किया। हम पर्ची काउंटर्स सुबह 6 बजे ओपन कर दिए और डॉक्टर्स 7 बजे से डॉक्टर्स ने मरीज़ों को चेक करना शुरू कर दिए। तो इससे काफ़ी हद तक मरीज़ों के लिए आसानियाँ पैदा हो गई। अच्छा सर, परमानेंट ऑर्डर्स के बाद इन फ्यूचर में आपने क्या सोचा है कि आप इस हॉस्पिटल के लिए मज़ीद क्या चेंजिंग लाना चाहते हैं? ये हॉस्पिटल कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल इस पूरे इलाके से, ये अगर हम इसको देखें तो ये नारंग मंडी से लेके ये मीनार पाकिस्तान तक का सराउंडिंग का ऐसा इलाका है जो रिच पॉपुलेटेड अदारा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत गरीब लोग हैं। और ये अदारा किसी भी अस्पताल से बहुत बड़े अस्पताल के बराबर मरीज़ देखता है। और यहाँ पे जिन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी वो तमाम आला अफसरान और जो इनसे मुंसलिक अदारे हैं और जो मुंसलिक अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्टर हेल्थ समेत और चीफ मिनिस्टर समेत, सबके साथ हमने वो प्रोजेक्ट्स शेयर किए। और उसके बाद हम जो ये अदारा बेसिकली टीचिंग हॉस्पिटल है अब, और ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है, तो हमने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग होती है और उसके बाद उसकी एक सिंडिकेट की मीटिंग होती है जिसके मेंबर्स जो हैं हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक जस्टिस भी होते हैं और मिनिस्टर्स भी होते हैं, उसमें कुछ मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज़ भी होते हैं। तो वहाँ पे इस अदारे के कुछ प्रोजेक्ट्स को पुट किया गया जो बड़ी अक्सरियत राय से उसको पजीराई मिली कि इनको फिल फॉर हल होना चाहिए, जिसमें हमारा यूरोलॉजी वार्ड जो है उसका स्टाफ हमें नहीं दिया गया, अमला नहीं दिया गया। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ का प्रॉपर स्टाफ मिले ताकि अंडर स्ट्रेस ख़त्म हो। या गायनी डिपार्टमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा रश रहता है, तो हम एक मदर एंड चाइल्ड केयर प्रोजेक्ट जो है उसको अपग्रेड करने के लिए हमने एक PC1 पुट किया है। उसके बाद यहाँ का शोबा जो लेबॉर्ट्री है जो ऑलरेडी बहुत बड़ी सहूलतें यहाँ दे रहा है पैथोलॉजी की, उसकी हमने अपग्रेडेशन के लिए एक रिक्वेस्ट पुट की है। फिर उसके बाद एक शोबा है रेडियोलॉजी ऑलरेडी हमारा ऐसा शोबा है, स्टेट ऑफ द आर्ट शोबा है जहाँ पे लोगों को 24 आवर अल्ट्रासाउंड की CT स्कैन की सहूलत मिलती है। वहाँ पे MRI की सहूलत की ज़रूरत थी और कुछ और अल्ट्रासाउंड मशीनें ऐड होने की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने फौरी हमें मंजूरी दी कि जी आप इसको परचेज़ के प्रोसेस में डालें। तो हमने उसको परचेज़ के प्रोसेस में डाल दी है और हमें बुरी तवक्को है कि इंशाल्लाह अनकरीब इस अस्पताल में MRI जैसी जदीद मशीन और एक CT स्कैन मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीनें हमें गवर्नमेंट उसकी मंजूरी दे के उसको यहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी को श्योर कराएगी। और उसके बाद फिर अगला जो शोबा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत की है वो है आई का। तो आई डिपार्टमेंट ऐसा है कि यहाँ पे जब आप ओल्ड एज में होते हैं तो आपको कोई सपोर्टिंग नहीं करता, तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेमोलॉजी है उसको बनाने जा रहे हैं। और एक ऐसी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी थी वो थी नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग हॉस्टल। तो उसको हमने टेकअप किया है कि जो स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज अगर यहाँ होगा तो यहाँ नर्सिस की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी और नर्सिंग स्टाफ जो है वो पूरा हो जाएगा, जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है अभी भी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा डायलिसिस वार्ड जो है, डायलिसिस यूनिट भी यहाँ पे जो कायम कर दिया गया है, वो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है? जी, डायलिसिस यूनिट को पर्सनली मैं ख़ुद देखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो यूरोलॉजिस्ट जो उसके हेड हैं डॉक्टर जाहिद साहब, बड़े डेडिकेटेड पर्सनैलिटी हैं। और यहाँ पे म्यू हॉस्पिटल के तकरीबन बराबर यूरोलॉजी सर्जरी होती है और उसका ऑपरेशन थिएटर हम अनकरीब जो यूरोलॉजी का अलग से है उसको भी फंक्शनल करने जा रहे हैं। अभी तो हम मेन जनरल ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसको सर्जरी कराते हैं, लेकिन इससे बढ़ के जिस एरिए के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ का डायलिसिस यूनिट कोई डोनर नहीं चलाता। शहर के अंदर बड़े हॉस्पिटल्स में मेजॉरिटी हॉस्पिटल जो है उनको ना कोई डोनर चला रहा होता है। तो यहाँ पे इसका डायलिसिस का पूरा प्रेशर जो है ना हॉस्पिटल के बजट के ऊपर आ जाता है और एवरेज एक पेशेंट जो है उसके ऊपर जो एक्सपेंस आते हैं डायलिसिस के वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबका फ्री डायलिसिस होता है, तमाम दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, किसी 1 रुपए की दवाई भी किसी मरीज़ को ख़रीदनी नहीं पड़ती। उससे ये है कि हम डोनर्स को दावत दे रहे हैं और डोनर्स आने शुरू हो गए हैं। और डोनर्स हमेशा उस वक्त आते हैं जब दयानतदार MS बैठा हो और MS की दयानतदारी के ऊपर इतमाद करते हैं, जिसकी पहले ईंट लोगों ने रख दी है कि हमें व्हीलचेयर्स लोगों ने डोनेट किए हैं, कुछ लोगों ने वाटर कूलर्स के प्रॉमिस किए हैं, कुछ लोग इंशाल्लाह इस डायलिसिस को भी टेकअप कर लेंगे। मैं बड़ी कभी उम्मीद है कि अनकरीब हम डोनर्स के लिए एक पूरा जो है एक मीटिंग बुला रहे हैं जिसके अंदर उन्हें पूरा हॉस्पिटल का विज़िट करके अपना डाटा पेश करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग प्रॉपर जो फ्रेंड्स ऑफ कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल वो बने और इसको सपोर्ट करें। अच्छा सर, पहले बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि यहाँ का डॉक्टर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं है, नर्सिस का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो आप मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आप डॉक्टर्स, HODs या डॉक्टर्स या नर्सिस का जो बिहेवियर मीटिंग होती है वो कितने दिन के बाद उसका इनकार करते हैं? एक तो पहले मीटिंग्स जो पुराना प्रैक्टिस थी वो मीटिंग्स नहीं होती थी यूजुअली, लेकिन मंथली मीटिंग्स होनी चाहिए।
हमेशा जहाँ भी एटीट्यूड या बिहेवियर का प्रॉब्लम आता है उसके पीछे कोई रीज़न होती है, और वो रीज़न्स को जब तक आप सुनेंगे नहीं और उनके मसाइल को हल नहीं करेंगे तो बिहेवियर ठीक नहीं हो सकता। और उस बिहेवियर की पीछे वजह यही थी कि मिसमैनेजमेंट थी। पेशेंट्स जो है वो मिसमैनेजली डॉक्टर तक पहुंचता था, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था, और डॉक्टर ओवरबर्डन थे। तो बस ये है कि उनकी टीम्स को हमने मैनेज किया, पेशेंट्स को मैनेज किया, तो डॉक्टर्स के और स्टाफ नर्सेज के इश्यूज़ को सेटल किया और उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन किया, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग कंफर्टेबल हो गए हैं और बिहेवियर डे बाय डे लोगों का बेहतर होता जा रहा है। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ना एक मीटिंग सर की अटेंड की थी, तो उसमें सर ये बता रहे थे, नर्सेज को ये एडवाइस कर रहे थे कि पेशेंट्स को ऐसे ट्रीट करो कि जैसे इसकी जगह पे किसी दिन आप भी आ सकते हैं और आपको भी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, क्योंकि मकाफात अमल पे आप लोगों को यकीन होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या कुछ कोई भी उनसे कोई डिमांड करना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के लिए, तो वो काइंडली आप अपना मैसेज दें, और लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे वो भी मुझे काइंडली बताएँ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये हॉस्पिटल जो है ये तवज्जो का मोहताज है। यहाँ पे अथॉरिटीज़ को कंटिन्यूसली विज़िट करके इसके जो मसाइल हैं उसको पहली तरजीह के ऊपर हल करना चाहिए, और यहाँ के बजट में इजाफ़ा करना चाहिए ताकि यहाँ पे बाकी सारे डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो सकें। और यहाँ इस्टेब्लिश डे बाय डे जितना ज़्यादा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगा उतना बड़े हॉस्पिटल्स, ओमियो हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, या पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसका वर्कलोड कम होगा। ज़ाहिर है यहाँ से मरीज़ जब रेफ़र होता है तो मरीज़ के लिए भी डिफ़िकल्टीज़ और उन हॉस्पिटलों में बोझ बढ़ता है। तो अगर इस हॉस्पिटल में सारे शोबाजात अच्छे तरीके से काम करेंगे, डॉक्टर्स की तादाद को पूरा कर दिया जाएगा, नर्सिंग की तादाद को पूरा कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बाकी हॉस्पिटल्स पे भी आएगा और उन हॉस्पिटल्स के ऊपर बोझ कम होगा। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं और पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो ख़ुसूसी तवज्जो देंगे इस अस्पताल के बजट के लिए और इस अस्पताल की डेवलपमेंट के लिए। अच्छा सर, आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अस्पताल के अंदर जो सहूलियात हैं, एक तो उनका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। दूसरा मैं ये दावे से कहता हूँ कि लाहौर का ये वाहिद अस्पताल है जहाँ पे इंडोर आउटडोर के साथ साथ एमरजेंसी में, और स्पेशली बच्चों की एमरजेंसी और मेन एमरजेंसी में हर दवाई फ्री है, वो इंजेक्टेबल हो या खाने की दवाई हो। अगर कोई शख्स उनसे बाज़ार की दवाई लिखता है या किसी किस्म के पैसों का तकाजा करता है तो मेरा नंबर हेल्पलाइन पे लिखा हुआ है, वो फ़ौरी मुझे उसके बारे में इतला दें ताकि हम उन लोगों का सद्देबाब कर सकें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा मिलते रहेंगे। अब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं एमएफ न्यूज़ और उसकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इस एरिया पे तवज्जो दी, और ये एक ऐसा एरिया है जिसकी अप्रोच बड़ी मुश्किल है। तो इस एरिया में आके आपने मरीज़ों के मसाइल जाने और हमारा मौक़िफ़ लिया, और ये इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इन कोशिशों को जारी रखें। जहाँ पे हमारी कोताही है वो भी हमें बताएं, और जहाँ पे हम अच्छा काम कर रहे हैं हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हम आप लोगों के साथ मिल के इस अदारे को बेहतर चला सकें। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जी सर, इंशाल्लाह एमएफ न्यूज़ के सीईओ, उनकी पूरी टीम आपके साथ है। आप जब भी बुलाएंगी आपकी एक आवाज़ पे, एक पुकार पे एमएफ न्यूज़ आपके पास मौजूद होगा। और इसी के साथ नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी मेज़बान मेमुना गुल चौधरी और अपने कैमरामैन वसीम भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।